हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं गौरव काबरा और सीएमए फाइनल के एसएफएम की रिवीजन सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है सीएमए फाइनल में अपने एसएफएम की अगर हम बात करें तो एसएफएम का सिलेबस एकदम इतना सा है, एकदम इतना सा। एंड उतने से सिलेबस में भी कई बच्चे बोलते हैं सर हमारा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सर हमारा काम नहीं बन रहा है। मैंने सबको एक ही बात बोल रखी है। देखिए, एसएफएम इज ऑल अबाउट क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स एंड इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, गो एंड अटेम्प्ट पास्ट टर्म क्वेश्चंस। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू, दैट्स इट। और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अरे ये सीए फाइनल नहीं है। यू विल हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट सीए फाइनल और सीएमए फाइनल के एसएफएम के सिलेबस में जमीन आसमान का अंतर है। एंड एट द सेम टाइम द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट। सीएमए फाइनल के लिए अगर एक कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी मैं बताऊं टू पास द एग्जाम, to get exemption in your examination, then the concrete strategy would be entirely based out on the fact कि क्या आपसे स्कैनर सॉल्व होते हैं या नहीं होते। एंड इसीलिए जब मैंने आपको लास्ट रिवीजन करवाया था पोर्टफोलियो का, तो आपसे ये एक सिंसियर रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज जाइए और अब स्कैनर्स को सॉल्व कीजिए। इनफैक्ट इस पूरे रिवीजन सीरीज में 3-3 दिन के ब्रेक लेने का कारण ही यही है कि मैं चाहता हूं कि आप जब भी एक चैप्टर रिवाइज में कराऊं तो उसके बाद जा करके स्कैनर खुद से सॉल्व करें। अगर आपने सिंसियरली पोर्टफोलियो को रिवाइज किया था और उसके बाद में स्कैनर को सॉल्व किया था तो अपने थॉट्स जरूर से इस वीडियो में डाल देना, यानी कि कमेंट में डाल देना। वैसे इस वीडियो को कई बच्चे हमारे एक्सक्लूसिव ऐप में भी देख रहे होंगे। एट द सेम टाइम दिस वीडियो इज आल्सो गोइंग ऑन यूट्यूब। सो यूट्यूब वाले बच्चों, आप लोगों ने अगर एनरोल नहीं किया है तो पॉसिबली आप यूट्यूब पे देख रहे हो। एंड कोई बात नहीं, आपको सब्सक्राइब करना है सिर्फ चैनल को, एंड दैट इज what we want from you। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एंड इफ देयर इज एनी नीड और आपको और भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट में डालें और डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, उसको जरूर से चेक करें। गोज विदाउट सेइंग, आज के सेशन की भी जो भी हमारी नोट्स यूज हो रही है वो नोट्स आपके लिए फ्रीली अवेलेबल टू डाउनलोड है। अगर आप एनरोल्ड स्टूडेंट हो तो ऐप में मिल जाएगा, और अगर आप एनरोल ऐप या फिर गूगल ड्राइव फोल्डर में मिल जाएगा। अगर आप एनरोल्ड नहीं हो तो यूट्यूब में ही डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको इस नोट्स का लिंक मिल जाएगा। चलिए आइए, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद म्यूचुअल फंड्स का रिवीजन। आज हमें म्यूचुअल फंड शुरू करना है और इसको भी हम दो पार्ट्स में बनाएंगे। द फर्स्ट पार्ट विल बी कंसंट्रेटेड अराउंड द फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स, एंड सेकेंड पार्ट विल बी विद रिलेशन टू द पास्ट टर्म पेपर्स एंड सॉल्यूशंस बेसिकली ऑफ द पास्ट टर्म पेपर्स। तो हम क्या करते हैं, हम पास्ट टर्म पेपर्स को अपने सेकंड पार्ट में रिव्यू करेंगे और उनको क्वेश्चंस को देखेंगे और ये फील करेंगे कि अगर पास्ट के आए हुए क्वेश्चंस हमसे बन रहे हैं तो आगे आने वाले क्वेश्चंस भी क्या हमसे बनेंगे या नहीं। इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्टिंग कहते हैं एंड इसी स्ट्रैटेजी को हम इंप्लीमेंट करेंगे फॉर ऑल द चैप्टर्स। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस फर्स्ट पार्ट की। वैसे चैप्टर क्योंकि ये म्यूचुअल फंड है और मैंने स्ट्रक्चर भी ऐसा बनाया कि एक हार्ड एक इजी चैप्टर, फिर एक हार्ड फिर एक इजी चैप्टर इनटू अवर रिवीजन सीरीज। इसलिए आज पार्ट 1 भी जल्दी फिनिश होगा और उसके बाद पार्ट 2 भी जल्दी फिनिश होगा, तो रिलेटिवली कुछ कम समय लगेगा। बट एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पार्ट 1। तो पार्ट 1 में अपने को अभी म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ना है और म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलों को एक बार वापस स्टडी करना है। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड का मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड का आइडिया एकदम सिंपल है, दैट देयर इज अ फंड। फंड का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत लोग मिल करके पैसे डालते हैं। जब पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो तो उसे हम फंड कहते हैं। इस फंड में सभी लोग अपने एक दूसरे के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली खुद के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, बट यस द फंड विल म्यूचुअली बेनिफिट एवरीबडी। करेक्ट। फंड को भी उससे फायदा है, फंड मैनेजर को भी उससे फायदा है और ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को भी फायदा है। फंड मैनेजर को फीस मिलेगी इस काम को करने के लिए और इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स मिलेंगे। होता यह है कि सब लोग अपनी जेब से 500-1000 रुपए जितने भी बन पड़ते हैं इस फंड में डालते हैं। ये फंड उनसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स करता है। उन इन्वेस्टमेंट्स को करने के दौरान कुछ खर्चे भी होते हैं, उनमें से कुछ इनिशियल एक्सपेंसेस होते हैं और कुछ रिकरिंग एनुअल एक्सपेंसेस होते हैं। इनिशियल एक्सपेंसेस फंड की शुरुआत के टाइम पे लगते हैं एंड उसके बाद में एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस हर साल लगते रहते हैं। इन खर्चों की एवज में जो इन्वेस्टमेंट्स है वो ग्रो होती है। तो इन्वेस्टमेंट्स के ग्रो होने से वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ग्रो एंड वैल्यू ऑफ द एंटायर स्कीम ग्रोस। उसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा जहां जहां इन्वेस्टमेंट किया होगा म्यूचुअल फंड ने, वेदर इट बी इक्विटी शेयर्स और इट में बी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, तो जहां पे भी इन्वेस्ट किया होगा वहां से आपको डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट की इनकम भी मिल रही होगी। यानी एक तरफ तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ही बढ़ रही है, दूसरी तरफ आपको डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट भी देखने को मिल रहा है। इन दोनों ही कारणों की वजह से म्यूचुअल फंड की जो ओवरऑल वैल्यू है, उस स्कीम की जो वैल्यू है वो बढ़ती है। इस वैल्यू को हम कहते हैं नेट एसेट वैल्यू। सीधा सीधा कहूं तो ये एक बैलेंस शीट वैल्यू जैसी है। ठीक है, तो आप जो बुक वैल्यू की बात करते हैं कंपनीज के केस में, म्यूचुअल फंड के केस में वो एनएवी हो जाता है। और आप कंपनी में जब एंट्री लिए थे या फिर म्यूचुअल फंड में जब एंट्री लिए थे तो आप एक सर्टेन एनएवी पे एंट्री किए थे और एक सर्टेन एनएवी पे आप एग्जिट करोगे, तो वो आपको बता देगा कि आपको कितना एनएवी में ग्रोथ मिला,
इसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर अगर म्यूचुअल फंड ने भी आपको डिविडेंड या फिर कैपिटल गेन को पास ऑन किया है, पास ऑन कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। म्यूचुअल फंड को बहुत सारी कंपनीज से मिलता है डिविडेंड और इंटरेस्ट, और उसको वो फर्दर पास ऑन कर देते हैं, किसको, अपने इन्वेस्टर्स को। अगर पास ऑन होता है तो वो पैसे भी आपको मिलते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर यील्ड, और उसको हम डिविडेंड यील्ड कहते हैं आमतौर पर। तो ये पैसा जब मिलेगा तो ये भी आपकी यील्ड का पार्ट बन जाएगा। एट द सेम टाइम एक दो सवाल ऐसे भी मिलेंगे जहां पे आप डिविडेंड को री इन्वेस्ट करके अपने यूनिट्स को ही बढ़वा लोगे। उन केसेस में ये होता है कि आपको म्यूचुअल फंड की तरफ से डिविडेंड्स मिलते हैं, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, और आप उन्हीं पैसों को वापस उस दिन की एनएवी पे इन्वेस्ट कर देते हैं। उसका क्या इफेक्ट होता है, क्या नहीं होता है, वो पार्ट 2 में जानेंगे, बट अभी फिलहाल पार्ट 1 में एक एक करके हर एक चीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स में, तो देखो रिटर्न कैलकुलेशन के लिए काफी सारे तरह के इनपुट्स के बेस पे सवाल बन सकते हैं। पहला सबसे सिंपल सवाल यह है कि अगर आपको रिटर्न परसेंटेज चाहिए तो इस तरह कैलकुलेशन किया जा सकता है कि आपने जिस दिन एनएवी या जिस दिन भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा, एक सर्टेन एनएवी पे यानी नेट एसेट वैल्यू पे आपने इन्वेस्ट किया होगा, तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिनोमिनेटर में रिफ्लेक्ट करेगी। इसके अलावा आपने जिस भी एनएवी पे एंट्री ली तो आपको एग्जिट दूसरे एनएवी पे मिला होगा, तो जो भी इन दोनों का डिफरेंशियल है, क्लियर कट, वो आपका फायदा है। सो बेसिकली आप यहां पे देखते हैं डिफरेंस इन एनएवी। जरूरी नहीं है ये डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकता है, बट जो भी है ये आपका भाग्य और आपका रिटर्न तो है। सो यू विल बी कंपेयरिंग योर एनएवी 1 विद योर एनएवी 0, यानी कि एक साल बाद वाली एनएवी और एक साल के पहले जब एकदम डे 1 पे आपने इन्वेस्ट किया था तो उस दिन की एनएवी। ये आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अच्छा, वैसे ये एक साल होना जरूरी नहीं है, ठीक है, इट कैन बी एनी पीरियड। ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न का फॉर्मूला है, सो इट कैन बी एनी पीरियड। बेसिकली पीरियड के एंड वाली एनएवी लेनी है और पीरियड के बिगनिंग वाली एनएवी लेनी है, और दोनों का डिफरेंस लेना है। इसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर आपको हर एक यूनिट पे हो सकता है म्यूचुअल फंड को डिविडेंड या फिर कुछ कैपिटल गेन को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो। अगर वो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो भी आप तक पहुंचेगा, एंड जाहिर सी बात है दिस विल आल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर रिटर्न। सो इफ यू आर गेटिंग एनीथिंग इन द नेम ऑफ डिविडेंड पर यूनिट और कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट, देन यू विल हैव टू ऐड दैट एज वेल। तो आप इन दोनों को भी यहाँ पे ऐड करोगे। सो बेसिकली दो पार्ट है। पहला पार्ट हो गया कैपिटल एप्रिसिएशन, दिस इज द कैपिटल एप्रिसिएशन, एंड द सेकंड पार्ट इज व्हाट, द सेकंड पार्ट इज बेसिकली योर इनकम यील्ड, करेक्ट। इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे विथ अवर इन्वेस्टमेंट ऑफ NAV 0, देन वी विल मल्टीप्लाई द वैल्यू विथ 100 सो दैट वो परसेंटेज फॉर्म ले ले, एंड उसको फिर 365 बाई n क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इसको एनुअलाइज करना है। मैंने आपको क्या कहा, ये जो शुरुआत वाला इतना फॉर्मूला है ये HPR है, यानी होल्डिंग पीरियड रिटर्न है। अगर होल्डिंग पीरियड रिटर्न को आपको एनुअलाइज करना है यानी पर एनम ले जाना है, तो इनटू 365 डिवाइडेड बाय n करना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली n इज द नंबर ऑफ डेज ऑफ योर होल्डिंग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला इज इवन बेटर। ये इफेक्टिव यील्ड कैलकुलेट कराता है, ये भी पर एनम का है। इसके लिए सेम वही तरीका है जो ऊपर आप देख रहे हो। अब बस इतना कर दिया गया है कि जो फर्स्ट सेक्शन है विच इज NAV1 माइनस NAV0 डिवाइडेड बाई NAV0, तो ये फर्स्ट सेक्शन को हम लोगों ने अलग कर दिया और इसको नाम क्या दे दिया, परसेंटेज चेंज इन NAV पर एनम। वहीं पे सेकंड सेक्शन है जिसमें डिविडेंड और कैपिटल गेन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आप तक, तो उसको भी हमने अपने इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कंपेयर किया। सो द फॉर्मूला इज डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय NAV0 into 100, so that will give you your dividend yield percentage. अगेन इन दोनों में भी 365 by n का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये दोनों ही पर एनम बेसिस पे स्पेसिफाइड है। नेक्स्ट अप इज ग्रॉस एंड नेट रिटर्न। वेल, कई बार सवाल में आपको रेकरिंग एक्सपेंसेस के बेस में छोटे मोटे सवाल आ जाते हैं और आपसे ये ग्रॉस और नेट रिटर्न भी पूछते हैं। आमतौर पे मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि जो आपके 2 मार्क्स का शुरुआत में एमसीक्यू आता है उसमें ये क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सिंपल फॉर्मूला है, द फॉर्मूला इज ग्रॉस रिटर्न परसेंटेज इज इक्वल टू नेट रिटर्न परसेंटेज डिवाइडेड बाय 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंस परसेंटेज। इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे एनुअल रिकरिंग परसेंटेज। बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आपको मान लो 10% रिटर्न चाहिए, करेक्ट, आपको 10% रिटर्न चाहिए आफ्टर पेइंग फॉर द एक्सपेंसेस, करेक्ट, आफ्टर पेइंग फॉर द इनिशियल एक्सपेंसेस। तो ध्यान रखिएगा, आपको 10% का नेट रिटर्न अगर चाहिए तो उसमें आप डिवाइड करोगे बाय 1 माइनस में भी इनिशियल एक्सपेंस है 2% का। सो 98% पे आपको 10% का रिटर्न मिलना चाहिए। पहला ये रिक्वायरमेंट है। दूसरा, क्योंकि आप अपने ग्रॉस रिटर्न की बात करो तो इसमें जो आपका रेकरिंग एक्सपेंस है वो भी आपको रिकवर करना है। सो यू विल ऐड दिस एज वेल। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन करके आएगा वो ये रहेगा कि नेट रिटर्न डिवाइड बाय 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंस का परसेंटेज प्लस एनुअल रिकरिंग एक्सपेंस। इसको उल्टा देखेंगे तो और ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा।
अगर आप अपना नेट रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट होगा? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप अपना इन्वेस्टमेंट बेस देखिए। आपका इन्वेस्टमेंट बेस कभी भी 100 रुपए नहीं होगा अगर आपने 100 रुपए डाले हैं तो। क्या होता है जब आप 100 रुपए डालते हैं म्यूचुअल फंड में, तो उसका सर्टेन परसेंटेज तो इनिशियल एक्सपेंस के नाम पे ही कट जाता है। मान लो 100 रुपए आपने डाले और 1% का इनिशियल एक्सपेंस है, तो फिर आपका इन्वेस्टेड मनी इज नॉट 100, इट इज 99। अब इस 99 पे आपको ग्रोथ मिलती है, सो दैट इज योर ग्रॉस रिटर्न परसेंटेज। सो यू गेट समथिंग इन हैंड। After you get something in hand, you have to pay for the annual recurring expenses. So जब इसमें से annual recurring expenses minus होते हैं, then whatever is left is your net return from the mutual fund. Next is the concept of NAV. Very simple. और इसमें काफी बच्चे परेशान होते हैं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल है। NAV होता है नेट एसेट वैल्यू। मैं पहले कह चुका हूं कि ये बुक वैल्यू जैसा कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। एक म्यूचुअल फंड के लिए आपको एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करना है। यहां पे एसेट्स में दो चीजें आएंगी। नंबर वन, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स होती है, तो उन सारी इन्वेस्टमेंट्स की आपको मार्केट वैल्यू लेनी है, मार्केट वैल्यू लेनी है। इसके अलावा आप इसमें करंट एसेट्स डालोगे, करंट एसेट्स को ऐड करोगे। व्हेन आई से करंट एसेट्स, तो याद रखना मैक्सिमम टाइम मैं बात कर रहा हूं अबाउट कैश। तो ऐसा जरूर होगा और आने वाले सवालों में और पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा कि हाँ भाई कैश की अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कैश बैलेंस क्या चल रहा है। तो कैश का जो भी बैलेंस होगा वो करंट एसेट्स में रिफ्लेक्ट करेगा। इसके अलावा कभी कभार ऐसा भी होता है कि सवाल में आपको कुछ एक्सपेंस पेबल बता देते हैं। When they say payable expenses हैं, तो जाहिर सी बात है वो कैश में से माइनस तो नहीं हुआ होगा, बट स्टिल योर लायबिलिटी, एंड हेंस हम करंट लायबिलिटी को भी इसमें से माइनस करते हैं। तो घूम फिर करके एनएवी की कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। सारे इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू ले लीजिए, कैश का बैलेंस देख करके करंट एसेट में पुट कर दीजिए, और अगर आपकी कोई करंट लायबिलिटी है तो उसको भी माइनस कर दीजिए। इसका नाम नेट एसेट वैल्यू यूं ही नहीं पड़ा, इसमें से करंट लायबिलिटी माइनस होना ही चाहिए। Now, once you have NAV, तो आप NAV पर यूनिट भी निकाल सकते हैं। इसको करने का काम बहुत आसान है, जस्ट टेक NAV एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। ऑफर प्राइस की बात करते हैं, गजब का कॉन्सेप्ट है ये। ऑफर प्राइस एट एंट्री का मतलब ये होता है कि आपको किस दाम पे एंट्री मिल रही है। ऐसा जरूरी नहीं हमेशा आपको NAV पे मिलेगी, कभी कभार आपको NAV से ज्यादा पैसे देने पड़ जाते हैं, कभी कभार कम पैसे में भी काम होता है। तो ज्यादा पैसे जब देने पड़ते हैं तो क्या होता है, क्योंकि एक एंट्री लोड लग जाता है। Entry load is a certain percentage that is charged from your investment money or from the investor when the investor is taking entry into the mutual fund. तो ऐसा हो सकता है कि 10 रुपए NAV चल रही है और आपसे 11 रुपए मांगे जाए। ये एकदम ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, लेकिन फिर भी 10 रुपए की जगह 11 रुपए मांगे जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड ये कह रहा है कि आपको एक एंट्री लोड पे करना पड़ेगा टू द ट्यून ऑफ 10%। 10% इज टू हैवी टू डिस्कस, लेकिन फिर भी चलो मैं एक इजी एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो ये पता कैसे चलेगा कि हमको ऑफर प्राइस क्या मिल रहा है? तो भाई बहुत सीधा सा नियम है। अगर आपका लोड का परसेंटेज दिया हुआ है एनएवी के ऊपर, कई बार लोड परसेंटेज इज गिवन ऑन एनएवी, इफ इट इज गिवन ऑन एनएवी डायरेक्टली इसी पे कैलकुलेट करो। सो जो भी आपकी एनएवी है उस पे लोड परसेंटेज ऐड कर दो, आपका काम हो जाएगा। बट कई बार ये आपको लोड परसेंटेज दिया हुआ रहता है ऑन द ऑफर प्राइस, नॉट ऑन द एनएवी। जब ऐसा रहे तो पिज्जा थ्योरी का यूज होता है। जिनको पिज्जा थ्योरी नहीं मालूम, शायद इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ा हुआ है यहां से, बट ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों को पता है ठीक कि पिज्जा थ्योरी क्या है। और यहां पे फिर हम वो काम करेंगे, यहां पे हम एनएवी को डिवाइड करेंगे बाय 1 माइनस एंट्री लोड परसेंटेज। तो अगर एंट्री लोड 2% है तो आप डिवाइड करेंगे 98% से। इस तरह से आपका ऑफर प्राइस आ जाएगा। द रीजन फॉर दिस इज वेरी सिंपल, योर परसेंटेज इज गिवन ऑन ऑफर प्राइस। इसके अलावा कई बार सवाल में डिस्काउंट पे इशू होता है, तो डिस्काउंट पे अगर इशू हो रहा है आपका यूनिट, तो वो भी कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। आपको ये देखना है कि एनएवी क्या था और आपको क्या ऑफर प्राइस दिया गया है, बट हाँ इसका बेसिस जो होगा वो होगा एनएवी। सो बेसिकली इट इज एनएवी पर यूनिट माइनस ऑफर प्राइस डिवाइडेड बाय एनएवी पर यूनिट इनटू 100 ऑब्वियसली। इसके अलावा एक छोटा सा कभी कभार क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेट। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेट निकालना काफी आसान है, क्लास में भी हमने इसके सवाल बनाए हुए हैं, जिसमें आपको ये देखना है कि कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी और बेची। इसके अलावा टोटल इन्वेस्टमेंट्स आपकी साइज क्या थी इनटू 100। दैट इज इट। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, एक दो सवाल अपने बुक में भी है इस पे। हालांकि कोई पास्ट टर्म क्वेश्चंस नहीं मिले मुझे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को कम से कम कॉपी से देख लेना फॉर दोज हु टुक द क्लासेस, बट दोज हु डिडंट टेक एनी क्लासेस, कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूट की बुक में आपको मिल जाएगा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेट का, तो प्लीज जाकर के एक बार देख लेना।
इसके अलावा पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में शार्प, ट्रेनर और जेनसेंस अल्फा इन पे क्वेश्चन आते हैं। वैसे ये तीनों ही हमने पोर्टफोलियो में डिस्कस कर लिए थे। इनफैक्ट पोर्टफोलियो में हमने म्यूचुअल फंड से ये रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी कवर कर लिए हैं। तो आज की क्लास या फिर इसके पार्ट 2 में कोई खास मतलब नहीं है इसको डिस्कस करके, लेकिन हाँ इनके फॉर्मूले फिर भी मैंने आपके लिए फॉर्मूले शीट में लिख रखे हैं। इसके अलावा फाइनल अदर फॉर्मूले जो हैं उनमें आता है एक्सपेंस रेशियो। द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, यू हैव टू टेक टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय एनएवी पर सॉरी एवरेज एनएवी ऑफ द फंड। सो टोटल एक्सपेंसेस में ऑब्वियसली आप लेने वाले हो अपने रिकरिंग एक्सपेंसेस एंड इनिशियल एक्सपेंसेस एंड इसको डिवाइड करोगे बाय एवरेज एनएवी ऑफ द फंड। वैसे ही एक्सपेंसेस पर यूनिट भी निकाले जा सकते हैं जो कि होंगे टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। इस तरह से आप बाकी सारे फॉर्मूले भी डिस्कस कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में थे तो इतने सारे फॉर्मूले, बट मैंने ये देखा है कि ज्यादातर केसेस में फॉर्मूले इतने डिस्कस होते नहीं है और ना ही इतने फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है एग्जाम में। एग्जाम में कुछ चुनिंदा सवाल हैं जो कि आते हैं एग्जाम में, एक ही क्वेश्चन आने का चांस रहता है म्यूचुअल फंड का, वो भी कभी कभार आता है कभी कभार नहीं आता है। सो जब भी आए आपको सिर्फ एक ही चीज इंश्योर करनी है कि म्यूचुअल फंड में आप एक बढ़िया लेवल ऑफ प्रैक्टिस करके जाएं सवालों की, और सवाल प्रैक्टिस अगर किए हुए रहेंगे तो आपके सवाल डेफिनेटली बनेंगे एग्जाम में। वैसे आपकी मदद के लिए एक और सेकेंडरी पार्ट मैं इसके बाद में और शूट करूंगा आपके लिए, जिसमें मैं आपको पास्ट टर्म पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा फ्रॉम म्यूचुअल फंड, सो दैट आपको एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एस्टैब्लिश हो जाए कि आप एग्जाम देने योग्य हैं या नहीं है। क्लियर? वैसे तो योग्य ही है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत जो तैयारी है, थोड़ी बहुत जो अवेयरनेस की कमी है, शायद वो पूरी हो जाएगी। So that is it. I'll see you in the next part. ये पार्ट 1 देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एट द सेम टाइम अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो यूट्यूब पे प्लीज सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। एट द सेम टाइम प्लीज स्प्रेड द वर्ड, प्लीज टेल मोर एंड मोर पीपल अबाउट दीज रिविजन क्लासेस, क्योंकि इसको हम एकदम जेन्युइन एफर्ट के साथ में आप सबके सामने डिलीवर कर रहे हैं, सो दैट यू आर लार्जली benefited of this and yes, legends already know कि इन क्लासेस का क्या लेवल है और इन क्लासेस का क्या महत्व है। सो प्लीज इन चीजों को ध्यान में रखिएगा एंड बस एक छोटे मोटे सब्सक्राइब और लाइक बटन से ही हम खुश हो जाएंगे, सो वो जरूर से कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।